नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है। और कुछ न्यूज आज और है जो 10 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक की न्यूज हम कवर कर देंगे। ठीक है भाई, कुछ न्यूज और अभी आ रही है उसको भी कवर करा देंगे। ठीक है, तो आज पहले ये देख लो कि 10 से लेकर के 20 अक्टूबर तक जो भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है उसको डिस्कशन कर देंगे। जब जैसे कोई रेलवे का आप देख रहे हैं एग्जाम, या आपका पीसीएस या आरओ कोई भी हो, तो इसमें जितनी भी स्कीम जितनी भी खास पॉइंट कुछ काटना नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे बहुत जगह क्या है, हम पुरानी न्यूज को भी बार बार डाल सकते हैं, बट उसको तो डालने का कोई बेनिफिट नजर नहीं आता क्योंकि उसको ऑलरेडी सभी लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो इसमें देखते हैं, एक तो ये पॉइंट है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री, दो विभाग हैं इनके पास। एक तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, दूसरा यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। किसके पास है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, मंडाविया। ये पहले भी जो भाजपा सरकार थी उसमें केंद्रीय मंत्री थे और इस बार भी ये केंद्रीय मंत्री ही हैं। इनके पास दो विभाग हैं, एक ध्यान रखेंगे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री और सेकंड है स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने 21 अक्टूबर को ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन का शुभारंभ किया है। क्या मतलब है इसका? ई श्रम मतलब पहली बात तो लेबर से जुड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, और वन स्टॉप मतलब सोल्यूशन क्या है कि एक ही जगह पर उस व्यक्ति को अगर सब चीजें मिल जाए तो वो 1.1 सोल्यूशन हो गया या 1 पॉइंट सोल्यूशन हो गया। क्या लिखा हुआ है? सरकार ने असंगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र में जानते हैं आप सब लोग, एक होता है ऑर्गेनाइज जिसको बोलते हैं संगठित, एक होता है अनऑर्गेनाइज जिसको बोलते हैं असंगठित। तो मतलब कहने का क्या है, जो चीजें मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे 10 से 5, 10 से 6 जो एक रेगुलर सिस्टम में काम करती हूँ वो ऑर्गेनाइज है, और जो इरेगुलर वे में काम करते हो जैसे फेरी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, इस प्रकार के लोगों को रखा जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बात क्लियर है? तो ये बात किसकी कर रहा है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक स्थान पर हर तरह का समाधान देने की घोषणा की थी। इसके तहत ही ये पहल की गई है। पॉइंट क्लियर है ना? तो ध्यान रखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेंगे। अब इसके बाद है अगला पॉइंट। क्या है अगला पॉइंट? है क्रिकेट वर्ल्ड कप। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को क्रिकेट का बहुत शौक रहता है, शायद उनको याद नहीं हो ये बात ना। तो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है ये है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024, आईसीसी के भी हाल ही में जो चेयरमैन बने हैं वो जो हमारे यहाँ सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके बेटे हैं जय शाह। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए पॉइंट। जय शाह ये बीसीसीआई में सचिव के पद पे रहे, और इसके अलावा इनके पास एक और पोस्ट रही। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। अब हम अगर इसी चीज को पढ़ाना चाहें तो ये और लंबा हम कर सकते हैं, इसको और लेंदी हो जाएगा, आपका 5 मिनट और खींच सकते हैं इसी में हम, कि आईसीसी कब बना, एसीसी कब बना। ठीक है, इसके बारे में क्या, बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है, बीसीसीआई का उपाध्यक्ष कौन, तो ऐसे बहुत लंबा कर सकते हैं। बट अगर हमारे पुराने वीडियो में जाके देखोगे अगर आप, तो उसमें कई बार हमने इन चीजों का डिस्कशन किया है, तो बार बार वही चीज को रिपीट करा के क्या फायदा है। आप थोड़ा सा अपना एक संघर्ष करके पीछे जाके देख लीजिए आप। अब इसमें क्या है कि आईसीसी जो T20 है ये महिलाओं का है, ध्यान रखेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप ना, अभी तो पुरुषों वाला हुआ जिसमें इंडिया विनर हुआ। ठीक है, उसने साउथ अफ्रीका को हराया, सबको मालूम है। ठीक है, रोहित शर्मा की कप्तानी में। अब इसमें क्या है कि ये गेम का आयोजन कहाँ किया गया? 3 से 20 अक्टूबर यूएई। वैसे ये हमने पढ़ा रखा है कि आईसीसी T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो आयोजन था वो आयोजन होना कहाँ था? वो आयोजन होना था बांग्लादेश में। बांग्लादेश की स्थिति वैसे ही खराब थी, जो बांग्लादेश की पीएम बनी थी शेख हसीना जी, और उनके साथ तो शायद हर विद्यार्थी थोड़ा बहुत अगर समझदार होगा देखा होगा, स्थिति बड़ी खराब हो गई, उनको इंडिया भाग के आना पड़ा। इसके बाद वहां एक ही व्यक्ति थे जिनको नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था,
मोहम्मद यूनुस, तो वही बांग्लादेश की एक प्रकार से अंतरिम सरकार में मुखिया है, या वो एक प्रकार से कार्यवाहक सलाहकार है, जब तक कि वहां इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता या हालात सामान्य नहीं होते हैं बांग्लादेश में, तब तक के लिए फिलहाल वो देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस। काफी अनुभवशील व्यक्ति हैं और माइक्रो फाइनेंस को लेकर के, ग्रामीण बैंकों को लेकर के उनकी बहुत बड़ी भूमिका है बांग्लादेश में, थोड़ी उनकी पॉपुलरिटी भी है। इसीलिए जो छात्र संगठन के लोग थे, जो जिन लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर रखा है आरक्षण की वजह से, उन्हीं लोगों ने इनके नाम को सजेस्ट किया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो बांग्लादेश में ना होकर के कहा हुआ, यूएई में हुआ है ना। अब क्या है, विनर कौन है, विजेता कौन है? तो विजेता टीम है न्यूजीलैंड। यहाँ देखो लिखा है फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसलिए जो जो सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर का डेटा कंटेंट अलग है, तो वो हम कोशिश करते हैं। जैसे न्यूजीलैंड है, तो चूंकि महिलाओं का है तो फर्स्ट टाइम ये जीता है न्यूजीलैंड ना। इसके बाद क्या है, रनर कौन है, कौन हार गया है? वो साउथ अफ्रीका है। अब विडंबना देखिए, साउथ अफ्रीका पुरुषों में भी हार गई और महिलाओं में भी हार गई। इसके बाद क्या पॉइंट है, इसके बाद है नंबर ऑफ टीम। नंबर ऑफ टीम कितनी थी? 10। 10 टीम, टीम की बात करते हैं तो 10, या सीधे सीधे पूछते हैं कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो भी इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। एडिशन कौन सा होगा, यानी मतलब कहने का क्या है कि ये जो गेम का आयोजन हुआ है, ये कौन से नंबर का गेम है? तो ये गेम जो है वो 9th नंबर का गेम है। इसका मतलब इससे पहले 8 गेम और आयोजन किए जा चुके हैं, ये 90 नंबर का गेम है। और 2026 का जो आयोजन होस्ट करेगा वो कंट्री इंग्लैंड है। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी जो हमने भी आपको यहाँ समझाई है। इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। अब इसके अलावा कुछ भी ऐसा दाएं बाएं होने वाला नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आईसीसी T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेट पूछते हैं तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये एक क्वेश्चन जो है ब्रांड एम्बेसडर से है। हालांकि ब्रांड एम्बेसडर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, कभी कभार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन इसका आ जाता है, तो वैसे बड़ा मुश्किल टॉपिक है ये, क्योंकि हमें नहीं लगता कोई टीचर आपको ऐसा पढ़ा सकता है कि सब कुछ पढ़ा दे, क्योंकि बहुत जल्दी सब चेंज हो जाते हैं। एग्रीमेंट साइन होता है, नहीं बात बनी तो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, तो बात खत्म हो गई। अभिनेत्री है रश्मिका मंदाना, नाम सुना होगा इनको, शायद फिल्मों में है। और इनको भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है IC4 का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, बस यही इनकी भूमिका है। और ये एक सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की पहल है जिसके तहत इनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर रखा गया है। इसके बाद क्या है पॉइंट, लिखा हुआ है भारत और मॉरिटानिया ने राजनयिक प्रशिक्षण और वीजा छूट सहित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने नुवाकसोत स्थित राष्ट्रपति भवन में मॉरिटानिया के अपने समकक्ष मोहम्मद औलद गजौनी से मुलाकात की। अभी देखा होगा जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कुछ कंट्री की विजिट पे गई थी, पहले भी कुछ कंट्री की विजिट पे गई थी वो। ठीक है, जैसे देखते होंगे आप लोग, ईस्ट तिमोर हो गया, फिजी वगैरह हो गया, वहां गई थी वो। नॉर्मल या अफ्रीकन कंट्रीज में जाती है, बहुत प्राइम कंट्री में तो विजिट उनकी नहीं होती, क्योंकि प्राइम कंट्री से रूस हो गए, जापान हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, जर्मनी हो गए, ब्रिटेन हो गए, अमेरिका हो गए, ये सब कुछ प्राइम कंट्रीज में आते हैं। तो इनमें देखा होगा अक्सर मूवमेंट जो है किसका होता है, सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर का होता है। या ये समझ सकते हैं कि ये वो कंट्री है जिनसे हमारे व्यापार या रिश्ते बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट में, कुछ नए नए जगह रिश्ते बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे संवैधानिक में जो पदाधिकारी सबसे पहले राष्ट्रपति जाती हैं, तो वो भी विजिट करती है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो अक्सर बाहर ही रहते हैं, देखा होगा, कभी सिंगापुर, कभी जापान, कभी ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में उनकी प्रेजेंस बहुत बिल्कुल ना के बराबर रहती है। इसके बाद क्या पॉइंट है, भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये बात सही है कि आने वाले समय में, कई बार हमने कुछ लोगों के सर्वे बताए जिसमें हमने कहा कि 2027 तक इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया विश्व की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर बन जाता है, और अभी तो हम नंबर 5 पे आते हैं, और उम्मीद है कि ये पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी हो जाएगी। और किसने स्टेटमेंट दिया है, एक रेटिंग एजेंसी है S&P। ये रेटिंग एजेंसी जो S&P है ये अमेरिका की है, ध्यान रखेंगे। ग्लोबल रेटिंग ने एक रिपोर्ट में ये बात कही कि रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 3600 अरब डॉलर, इससे भी कुछ ज्यादा ही डेटा हमारा है ये, क्योंकि रिपोर्ट हर संस्था की अलग अलग कुछ आती है, नियर अबाउट
चार 4,000 अरब डॉलर के आसपास हैं, अभी क्रॉस तो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था वाले भारत का लक्ष्य 2047 तक, इसका जो लक्ष्य है वो 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। भारत अभी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 पे आता है अमेरिका, ठीक है, नंबर 2 पे आता है चाइना, नंबर 3 पे आता है जर्मनी, और नंबर 4 पे आता है जापान, और नंबर 5 पे इंडिया है। ये मैंने कई बार बताया भी है, फिर भी आज बोल दिया, इसको एक बार आप ध्यान रखेंगे। एशिया में सबसे बड़ी अगर इकोनॉमिक बात करें तो चाइना है, चाइना के बाद जापान है, और जापान के बाद इंडिया है, मतलब थर्ड है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में, अभी रिसेंटली 2-4 वर्षों में, इंडिया विश्व की थर्ड, क्योंकि जर्मनी और जापान नियर अबाउट 4.2 4.5 के आसपास है, तो इंडिया इनको आने वाले 3-4 वर्षों पीछे कर देगा। अब मान के चलिए इंडिया क्रॉस कर जाएगा 5, यानी $5,000 बिलियन। तो मान के चलिए कि सिर्फ हमसे ऊपर 2 कंट्री बचेंगे, एक अमेरिका और चाइना। पॉपुलेशन में ऑलरेडी हमने पीछे कर रखा है चीन को, तो पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है। अब कई मामलों में और भी नंबर वन बनने की पोजीशन में है। इसके बाद क्या है पॉइंट अगला, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल, आपको उज्जैन नहीं याद रखना है, सिर्फ मध्य प्रदेश ही, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है ना। ठीक है, इससे पहले जो थी नंदिनी गुप्ता, वो राजस्थान की थी, तो ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि जो मिस इंडिया है नंदिनी गुप्ता जी, इनका संबंध किस स्टेट से है। तो ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश की हैं, जो इस बार बनी है 2024 के लिए निकिता पोरवाल। इनको फेमिना मिस इंडिया या मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। निकिता मिस वर्ल्ड 2026 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया पेजेंट के 60वें एडिशन में। 30 राज्य और केंद्र, इनको आप ना चाहे तो ना पढ़े, इनको आप स्किप कर सकते हो, एक न्यूज है प्रॉपर तरीके से जो यहाँ समझाई गई, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सीधे सीधे ध्यान रखो कि 2024 के लिए मिस इंडिया कौन बनी है, क्योंकि इंडिया के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो बाहरी कोई मतलब नहीं है इसमें ना। तो ध्यान रखेंगे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे सुना होगा आपने, मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, मिस अर्थ है, ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप देखेंगे तो 7-8 कम से कम मेजर है जो एग्जाम में आते हैं, जिसमें से मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है। अब इसके बाद क्या है पॉइंट, ये कुछ एक वर्ल्ड बैंक का डेटा है, रिपोर्ट है, आप चाहे पढ़ें चाहे छोड़ दें। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार है कि भारतीयों की जो पर डे की आमदनी है वो 181 रुपए से भी कम है। हालांकि सर्वे तो ये कहता है कि $2.15 होना चाहिए मिनिमम, हालांकि इतनी है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इससे भी तो करीब 12.9 करोड़ भारतीय 2024 में अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं, या अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं। ये स्थिति अभी इतनी गरीबी है, हालांकि समझ में नहीं आती, लोग सबके पास मोबाइल है, सुविधाएं हैं, तो कभी कभी लगता नहीं गरीबी है, लेकिन गरीबी की क्या परिभाषा है ये भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी, या गरीब बचेंगे ही नहीं, या डेटा ऐसा आपको नजर ही नहीं आएगा। लेकिन जो भी वर्ल्ड बैंक के डेटा है इनको ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक पॉइंट क्या है कि भारत की पूर्व जो है तो स्पिनर नीतू डेविड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली देश की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। पूर्व स्पिनर है नीतू डेविड। इससे पहले पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी को इसमें शामिल किया गया था। मतलब कहने का है कि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सिर्फ 2 महिलाएं हैं। सबसे पहली महिला कौन सी है, डायना एडुल्जी, जो कि दोनों मतलब क्रिकेटर हैं, और इस बार जो शामिल किया गया है ये एक्स स्पिनर है नीतू डेविड। तो ध्यान रखेंगे आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसके बाद क्या है पॉइंट, एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर का एक्चुअली में क्या है, ये सांसदी का एरिया है बनारस। वो बनारस से 2014 फिर 19 फिर 24 लगातार 3 बार सांसद हुए हैं बनारस से, ये भी एक पॉइंट ध्यान देने की बात है। तो वाराणसी में बनेगा देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज, 2028 में बनकर ये तैयार हो जाएगा। लंबाई जो इसकी है वो 10 यानी 1075 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर थोड़ा सा ज्यादा, 1 किलोमीटर प्लस मानिए। तो ये मीटर है। इस ब्रिज में रोड और रेल दोनों की सुविधा होगी। कहां बनेगा ये, बनारस में बनेगा, वाराणसी बनेगा। देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कब बन के तैयार हो जाएगा, 2028 में, 28 में। इसका हाँ ये है कि इसका एक प्रकार से उन लोगों ने एक भूमि पूजन न्यू कर दिया, ठीक है।
तो ये चीज है, तो ध्यान रखेंगे देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहां बनेगा, बनारस में बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए। आप किसी भी लेवल का एग्जाम देते हो, आप ओल्ड पेपर उठाइए, आपको कंटेंट मैटर जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा, बशर्ते ये कि आप थोड़ा पेपर देखते रहिए। इसके बाद क्या है, एक ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान लागू होने के 75वें वर्ष ना, भारतीय संविधान को लागू हुए भी 75 ईयर्स हो गए। न्याय का प्रतीक जो देवी थी, जिसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटा दी गई है, पट्टी बंधी थी आंखों पर, देखा होगा लोग कहते थे कानून अंधा है। इसके बाद क्या है, हाथ में तलवार की जगह, जहां तलवार हाथ में होती थी, तलवार जगह क्या आ गया है, संविधान की पुस्तक आ गई। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की लाइब्रेरी में नई प्रतिमा लगाई गई, एक हाथ में तराजू है होगा और एक हाथ में संविधान की पुस्तक होगी। पहले पुस्तक की जगह क्या होती थी, तलवार होती थी। ध्यान रखेंगे, चेंजेस हैं, बदलाव हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद क्या है पॉइंट, इसमें यह है कि लिखा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। ठीक है, ये हो गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत 2030 तक 6G सेवा शुरू करेगा। वैसे तो अभी 5G प्रॉपर शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन एक मुहिम है कि 6G को भी स्टार्ट करेंगे ना। इसके बाद क्या है पॉइंट, ये भी ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट लिखा है कि उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति है 2024 की। ये जो बच्चे यूपी वाले एग्जाम या जिनका पीसीएस आरओ है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे के मुताबिक जो है एक डेटा मैनेजमेंट सेल बनेगा। ये भारतीय स्टार्टअप हुआ रिसर्च में सहायक होगा। सरकार इसके अलावा डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी संचालित करेगी। ठीक है, इस नीति के जरिए यूपी की योजना देश व राज्य का पहला एआईसीटी लखनऊ होगा। ये देश का पहला और राज्य का पहला एआईसीटी डेवलप होगा लखनऊ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट भी, जो लखनऊ स्टेट कैपिटल भी है। इसके बाद पॉइंट क्या है, इसके बाद ये पॉइंट आप इसको पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं लिखा है, लेकिन एक न्यूज आती है पूरी तरीके से तो वो हम आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद क्या है पॉइंट, ये एक डेटा और इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। और डेटा क्या है ये, कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पानी के प्रबंधन, संरक्षण और जागरूकता को लेकर दिए जाने वाले जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। तो पहला स्थान किसको मिला, ओडिशा को। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। ऐसे हम पूरी लिस्ट बन, आपको 5 मिनट में पूरा विस्तार समझाएंगे क्या है ये ना। तो देता कौन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस मामले के लिए, पानी का प्रबंधन, संरक्षण और जागरूकता को लेकर दिए जाने वाले जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर उड़ीसा रहा है, जबकि तीसरा स्थान संयुक्त रूप से है। मतलब जब कभी ऐसी बात आए तो ज्वाइंट रूप से, या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें पौंडीचेरी और गुजरात को मिला है, ये थर्ड पोजीशन है। अब इस डेटा को आप प्रॉपर नोट कर लीजिए, बना लीजिए, आएगा जरूर क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जिला श्रेणी में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के गंदरबल के साथ अव्वल रहा है। यानी जिलों में भी दोनों ज्वाइंट हैं, एक क्या है, यूपी का बांदा जिला है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के गंदरबल के साथ अव्वल रहा। ये दोनों ज्वाइंट श्रेणी में आते हैं डिस्ट्रिक्ट के मामले में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, सीआर पाटिल हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन से नंबर का दिया गया है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले अलग अलग जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा पुरस्कार हासिल हुआ है। जिला श्रेणी में जोनवार पुस्तक, ठीक है, जोनवार पुरस्कार दिए गए हैं। अब इसको भी पढ़ लेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये लिखा है कि दक्षिणी जोन का विशाखापट्टनम जिला पहले स्थान पर रहा। अब जैसे आप ज्यादा ना पढ़ना चाहें तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, आप लिफ्ट कर, इसको आप लेफ्ट कर जाओ, सॉरी, ठीक है, ज्यादा ना पढ़नी नीड हो। अब त्रिपुरा के ढलाई जिले को पहला, उत्तर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बांदा, जम्मू कश्मीर के गंदरबल के साथ संयुक्त रूप से मिला है ना। पश्चिम क्षेत्र में इंदौर, पूर्व क्षेत्र में बलांगीर को मिला है। ये सब ऐसे आप पॉइंट पढ़ सकते हो। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है तो आप पहले नंबर पे उड़ीसा रखो, नंबर 2 पे यूपी रखो, थर्ड नंबर पौंडीचेरी और गुजरात रखो।
डिस्ट्रिक्ट में रखना है तो जम्मू कश्मीर और यूपी का बांदा रख दो, बाकी आप छोड़ दो, क्योंकि ज्यादा ना आपके लिए हो जाए। फिर ऐसे देखेंगे तो ये देखिए, ये सारा बहुत सारा डेटा दिया, इतना डेटा है ये। और ये पुरस्कार 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष समारोह में प्रदान करेंगे, ठीक है, ये दिए जाएंगे अवार्ड। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से, जैसा अच्छा लगे आपको। अब शहरी निकाय की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? गुजरात का सूरत है। नंबर 2 पे उड़ीसा का पुरी है। जिन लोगों ने जल प्रबंधन की व्यवस्था बढ़िया कर रखी है या उसको लेकर जागरूकता फैलाई, जहां जल का ज्यादा दुरुपयोग नहीं हुआ, सदुपयोग हुआ। एक पॉइंट ये देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें एक काम करना है कि एचएल बिकम 14th महारत्न कंपनी, ठीक है, 12/10/2024, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखेंगे, एचएल जो है, एचएल अभी तक नवरत्न कंपनी थी। तो अब एक क्वेश्चन हम आपसे पुट कर रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे, दिए होंगे। ये तो हमने बता दिया कि जो महारत्न कंपनी है इनकी संख्या 14 हो गई, और 14वीं कंपनी कौन है? एचएल है। कब बनी है? 12 अक्टूबर को, डेट भी मेंशन है यहां पर। अब आपको बताना है कि एक कंपनी नवरत्न कम हो गई होगी, क्योंकि जब जो नवरत्न है वही महारत्न बनती है। तो आपको ये बताना है कि नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है। नवरत्न कंपनी की नंबर कितना है, संख्या कितनी। पढ़ाया तो हमने है, एक कम कर देना उसमें से, अगर आप अपडेटेड पढ़े होंगे तो। नहीं पढ़ा होगा तो बात खत्म। इसके बाद क्या पॉइंट है? दो, अब फिर अच्छा ये एक पॉइंट है, ट्रैकोमा फ्री इंडिया। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि इंडिया जो है ट्रैकोमा फ्री कंट्री हो गया है। अब ट्रैकोमा वाली जो बीमारी वो इंडिया से खत्म, जैसे पोलियो फ्री, ठीक है, ऐसे अभी रेबीज में नहीं फ्री हुआ है, मलेरिया में नहीं फ्री हुआ है ना, इस तरीके से। इसके बाद क्या है? भारत 2025 में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और उसके सहयोगी देशों का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात जो है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में, रेलवे वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसरो अपने देश की है। तो इस पॉइंट को भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है लिखा हुआ, जैसा आपको अच्छा लगे अपने अनुसार आप इसको काट पीट के सेट कर लीजिएगा। अच्छा, अमेरिका का एक पॉइंट और आया है इंपॉर्टेंट, हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनको ध्यान रखेंगे। इनमें एक क्वेश्चन ये हमें लग रहा है, पीसीएस वगैरह में आ सकता है, कि डोनाल्ड ट्रंप को जब वो चुनाव की वोट की जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय इनको गोली मारी गई थी। तो हो सब पूछ ले कि गोली मारने का प्लेस कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। ये काफी समय के बाद है कि एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका हो, फिर बीच में चुनाव हार गया हो, फिर दोबारा उसकी वापसी हुई हो। अब इत्तेफाक इन्होंने कमला हैरिस को हराया है। और ये भी इनकी बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने दोनों बार दोनों महिलाओं को हराया। 2016 में हिलेरी क्लिंटन को मतलब हराया, जो उनकी बिल क्लिंटन की वाइफ रही, और इस बार कमला हैरिस को हराया, ठीक है। तो दोनों बार इनका सामना महिलाओं से हो गया। उससे पहले तो जो बाइडेन से हुआ, उसमें हार गए बहुत बुरा, फिर काफी हंगामा हुआ। तो अब दोबारा से फिर से राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, ध्यान रखेंगे। अब इनकी हत्या का असफल प्रयास मतलब सफल नहीं हो पाया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पेंसिल्वेनिया ये स्टेट है, वहां का 50 स्टेट अमेरिका में है, वहां का शहर है बटलर। वहीं पर इनकी भीड़ में इनको गोली मारी गई थी, हालांकि बच गए, लेकिन फिर भी जान जाते जाते बची। तो कभी कभी रैली में ऐसा हो जाता है। ऐसे सिंजो अबे का भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इनका डोनाल्ड ट्रंप का बताया। आप थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, पढ़ लेंगे एक बार वीडियो तो ध्यान रहेगा कि कहाँ क्या स्थिति है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर एग्जाम में भी कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से क्या आ गया, पता नहीं किस स्टेट का नाम पूछें, क्या सिटी का नाम पूछें। तो ध्यान रखेंगे स्टेट का नाम और सिटी का नाम, ठीक है, ऐसा हुआ था। इसके बाद क्या है पॉइंट अगला? चलिए फिर इस पॉइंट को यही कंप्लीट कर लीजिए। बाई कुछ ऐसा अगर पॉइंट हमको लगा, कुछ पॉइंट मिसिंग हो रहा है, एक समय लगता है शायद एक पॉइंट मिस हो रहा था, इसमें भी देखा होगा। एक आसियान की बैठक हुई थी, ठीक है, एक आसियान और एक होता है EAS, ईस्ट एशिया समिट, दोनों को समझेंगे। और इसकी बैठक जो है वो लाओस में हुई थी, देखा होगा।
प्राइम मिनिस्टर साहब लाओस गए थे। ये 10-11 अक्टूबर की न्यूज है। लाओस की राजधानी है वियंतियाने। पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा होगा तो पक्का समझ जाएंगे वियंतियाने। अब ये एक आसियान और शायद ईएस का पॉइंट रह गया। आसियान में तो कंट्री 10 है। ये जिनको याद हो उसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी, हो सकता है विद्यार्थी पढ़े भी हो तो जानते हो, जो हमसे पढ़े वो तो जान जाएंगे। ये हमने एक ट्रिक बताई थी पढ़ने के लिए। और ईएस में जो कंट्री है उनकी संख्या 18 है। खास बात है कि इसमें इंडिया भी मेंबर है। ठीक, इसमें इंडिया मेंबर नहीं है आसियान में। ठीक है, और चूंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो ईएस की जो फाउंडेशन है ये 2005 में है, और ये तो खैर पुराना ही है। आसियान काफी समय से पुराना। तो आसियान कंट्री, ईएस कंट्री, और दोनों की बैठक कहाँ हुई? लाओस के वियंतियाने में। ये सब ध्यान रखेंगे, कभी मौका मिलेगा तो और डीप में इसको पढ़ा देंगे। अब हम इस पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अभी देखें कुछ ग्रामीण बैंकों के बारे में पढ़ाना है, तो एक वीडियो और इसके बाद अपलोड कर देंगे। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। कमेंट के माध्यम से अपनी बात कहिएगा, बताइएगा, देखते हैं।